जिनको बहुत सुंदर शब्द दिया गया है गुरुकुल। गुरुकुल से ज्यादा सुंदर शब्द कोई दूसरा नहीं है। स्कूल और कॉलेज उसकी तुलना में कहीं नहीं टिकता। तो गुरुकुल चलते थे इस देश में। और कैसे गुरुकुल चलते थे बहुत कम लोगों को मालूम है। हिंदुस्तान में शिक्षण की पद्धति जितनी मजबूत रही दुनिया में शायद ही किसी देश में होगी। अंग्रेजों के आंकड़े हैं। अंग्रेजों का एक ऑफिसर था एडम स्मिथ, उसने कुछ सर्वे किया था और सर्वे किया था हमारे लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए कि हिंदुस्तान के गुरुकुलों को कैसे तोड़ना है उसके लिए पहले समझना चाहिए। तो उन्होंने सर्वे किया। उस सर्वे की एक रिपोर्ट यह बताती है कि 1835 के साल में हिंदुस्तान की साक्षरता का प्रतिशत 100% था। 1835 में हम 100% लिटरेट थे 1835 तक। और क्यों थे हम 100% लिटरेट? उसका उसने सबूत दिया कि हिंदुस्तान में मद्रास प्रेसिडेंसी में उसने जब सर्वे किया सबसे पहला, तो मद्रास प्रेसिडेंसी हिंदुस्तान का माने 1/3 हिस्सा, जिसमें पूरा कर्नाटक आता था, पूरा आंध्र प्रदेश आता था, तमिलनाडु आता था, केरल आता था और उड़ीसा का काफी बड़ा इलाका आता था। इतना पूरा हिंदुस्तान माने मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी का ऑफिस था एडम स्मिथ, उसने किया सर्वे। सर्वे की रिपोर्ट क्या आई? उसने कहा कि मद्रास प्रेसिडेंसी में कुल मिलाकर 1,47,000 गांव हैं, कुल मिलाकर पूरी प्रेसिडेंसी में। और मद्रास प्रेसिडेंसी में कुल मिलाकर 1,50,000 गुरुकुल हैं। ये उसका सर्वे है। आप जरा हिसाब लगाइए, हर गांव में एक गुरुकुल है। और हर गांव में एक गुरुकुल है माने हर गांव में एक स्कूल या कॉलेज है। और अगर हर गांव में एक स्कूल और कॉलेज है तो साक्षरता तो 100% होने ही वाली है। एक दूसरी बात और बता दूं आपको जो आपको आश्चर्य लगेगा, मुझे भी नहीं मालूम था। जब एडम स्मिथ का सर्वे में निकाल के लाया लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी से, तब मुझे पता चला। एडम स्मिथ ने एक दूसरी बात और लिखी आश्चर्यजनक, कि वो जो 1,50,000 गुरुकुल हैं उनमें से 22,000 गुरुकुल उच्च शिक्षा के स्थान हैं, माने इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन, जिनको हम यूनिवर्सिटीज कह सकते हैं। 22,000, एक दो नहीं, 22,000। क्या शिक्षा उसमें दी जाती है? तो वो लिख रहा है कि उनमें 18 तरह के विज्ञान शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, जिनके नाम भी हमको नहीं मालूम। क्या क्या पढ़ाते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स 1835 में पढ़ाया जाता था इस देश में। उसको संस्कृत में जो कहते थे आज उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट है एस्ट्रोफिजिक्स। दूसरा पढ़ाते थे एस्ट्रोनॉमी। तीसरा पढ़ाते थे वैदिक मैथमेटिक्स। और वैदिक मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस ऐसे हैं कि आप 3-4 सूत्र सीख लीजिए, कैलकुलेटर से जल्दी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स में ऐसे कई फॉर्मूले। हमारी एक कोई बहन है, उसका नाम है शकुंतला देवी। तो कहा जाता है कि वो कंप्यूटर से ज्यादा तेज खेल, उनको कुछ नहीं मालूम, वैदिक मैथमेटिक्स की मास्टर है वो, बस और कुछ नहीं। तो वैदिक मैथमेटिक्स उनको इतना जबरदस्त आता है कि वो आप उनको 1000 संख्या का मल्टीप्लिकेशन दे दीजिए, सेकंड्स में वो जवाब दे सकती हैं। वो फॉर्मूले थे वैदिक मैथमेटिक्स में, वो पढ़ाया जाता था इस देश में। क्या पढ़ाया जाता था? नीति शास्त्र, जिसको आज हम कहते हैं मॉरल एजुकेशन। एक्चुअली वो था नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में था, इसको समझिए, विज्ञान में और शास्त्र में फर्क होता। नीति विज्ञान नहीं था, माने मॉरल साइंस नहीं था, नीति शास्त्र था। ऐसे ही था विधि शास्त्र, माने लॉ का एजुकेशन, वो भी शास्त्र था। और ऐसे 18 बड़े विज्ञान पढ़ाए जाते थे। और पढ़ाया जाता था सिविल इंजीनियरिंग में ये जितनी टेक्नोलॉजी है स्ट्रक्चरिंग की, जिसको आप आर्किटेक्ट कहते हैं, हिंदुस्तान से बड़ा आर्किटेक्ट दुनिया में कहीं नहीं है। जो हिंदुस्तान का आर्किटेक्चर है दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको, चले जाइए किसी भी देश में। और मैंने तो यूरोप देखा है, यूरोप में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट की नकल करके बनाई गई हैं। मैं तो इस बात का क्लेम करने वाला हूं कि एक भी बिल्डिंग यूरोप में ओरिजिनल नहीं है। चर्च के जितने स्ट्रक्चर हैं वो हिंदू मंदिरों पर से नकल किए गए हैं। एक भी चर्च का स्ट्रक्चर यूरोप में ओरिजिनल नहीं है। फ्रांस का जो सबसे बड़ा चर्च माना जाता है नोत्र दाम,
नोत्रधाम चर्च हिंदुस्तान के मंदिर की बिल्कुल नकल है। और नोत्रधाम चर्च के पास एक जमाने में कहते हैं शिवजी का मंदिर हुआ करता था। कभी मौका मिला तो आपसे इस विषय पर बात करने आऊंगा। हेरिटेज क्या है हमको मालूम नहीं है, वो अपना पूरा एक लेक्चर ही हो जाएगा 3 घंटे का, इसलिए मैं वो विषय में नहीं लाना चाहता। मैं सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में एजुकेशन कैसा पढ़ाते थे। और 1790 तक हिंदुस्तान में सर्जरी की शिक्षा देने वाले 2000 कॉलेजेस थे। सर्जरी पढ़ाई जाती थी इस देश में। 1790 के साल की बात कर रहा हूं। इंग्लैंड में सर्जरी हिंदुस्तान से गई है। 1790 में हिंदुस्तान में प्लास्टिक सर्जरी होती थी। आप पूछेंगे मुझे कैसे पता चला? एक अंग्रेज ऑफिसर था 1790 के साल में, उसका नाम था कर्नल कूट। तो कर्नल कूट क्या हुआ था, हैदर अली से लड़ने आया था। हैदर अली से कई बार लड़ाइयां हुई हैं अंग्रेजों की। तो कर्नल कूट हैदर अली से लड़ने आया, हर बार हार के गया। आखिरी बार जब वो लड़ाई करने आया तो हैदर अली ने कहा कि अब तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बार बार आता है, बार बार लड़ता है, कभी हरा के भी तो देख। कभी नहीं हरा पाया वो हैदर अली को। तो हैदर अली ने एक बार फैसला कर लिया कि ये लड़ाई आखिरी लड़ाई होगी। उसने कहा बार बार ये चूहा बिल्ली का खेल खेलने से फायदा क्या। तो जब हारा है कर्नल कूट आखिरी युद्ध में, तो वो साल था 1790 का। तो हैदर अली ने पता है क्या किया, उसकी नाक काटी थी उसकी। और हमारे देश में उस जमाने में एक प्रथा होती थी कि नाक कटवा के आए हैं, माने बेइज्जती करके आए हैं, बेइज्जती करवा के आए। उसने मारा नहीं, नाक काटी उसकी, और कहा कि जब तुम कटी हुई नाक से वापस इंग्लैंड जाओगे तो दोबारा आने की हिम्मत नहीं करोगे। तो कटी हुई नाक को लेकर भागा कर्नल कूट घोड़े पर। हैदर अली की सीमा से जब बाहर निकला तो एक गांव में एक विद्यार्थी उसको मिला